Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मेटलर्जी का एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन लेके इसी वीडियो के अंदर। मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें, अपने मन की बात मेरे मन तक पहुंचाइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। मेटलर्जी चैप्टर का नाम है राइट नेम ऑफ अलॉय ऑफ सोडियम विथ मर्क्यूरी। सोडियम विथ मर्क्यूरी NaHg, इसको बोलते हैं हम लोग अमालगम। ओके, सोडियम अमालगम। स्ट्रक्चर भी आप लोग के सामने रखा है, NaHg नाम भी और दिखता कैसा है, सारी चीजें आप लोग को इसी वीडियो में दिख रही है। देखिए कितने मजेदार है। सोडियम अमालगम कॉमनली डिनोटेड एज NaHg, इट इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी एंड सोडियम, दोनों के दोनों मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉमन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हम लोग को सिंपल से पता है कि ये इसका ओर है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से याद रखना Al2O3.2H2O और NH2O लिख देना। ये हमारा ओर है, लेकिन एल्यूमिना मत लिखना दोस्तों। एल्यूमिना में ये वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन का ये नहीं रहेगा, Al2O3, ये दोनों में फर्क है वाटर का। सो दिस इज एल्यूमिना का फॉर्मूला, दिस इज बॉक्साइट का फॉर्मूला। आपको एग्जाम में ये लिखना है जब और पूछे बॉक्साइट है तो। द ऑक्साइड दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एंड बेस। तो जो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने पे, वैसा कौन सा ऑक्साइड है? मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस, दोनों से रिएक्ट करेगा। To produce salt and water are known as amphoteric oxides. Amphoteric oxide, इसको बोलते हैं डबल ढोलकी। डबल ढोलकी मतलब क्या? एसिड के सामने बेस जैसा बिहेव करेगा, बेस के सामने एसिड जैसा बिहेव करेगा और क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, याद रखिए डबल ढोलकी। Example is Al2O3 is an amphoteric oxide, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो उसी का इमेज आप लोग को डाला है। यही एक ऐसा है जो हम लोग बोलते हैं एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर लेगा और दोस्तों साथ ही साथ क्या बना के देता हम लोग? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल भी है, मतलब भी है। An amphoteric compound is a molecule of or and that can react both with acid as well as base to produce salt and water। वही क्वेश्चन पूछा था। चलो ये क्या है? बॉल हमारा जो करते हैं, जो बॉल हमारा ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं, डिवाइस यूज फॉर ग्राइंडिंग एन ओर को ग्राइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सिंपल, या इसका नाम है बॉल मिल। बॉल मिल में आपके ओर ऐसे डालिए, घुमाइए, इसके अंदर बॉल्स रहते हैं ऐसे, और ये इसका चूरा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो बॉल मिल। द नॉन मेटल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी पढ़ते हो, नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा कौन है? अब नॉन मेटल्स के अंदर दोस्तों होता है हमारा ग्राफाइट। पेंसिल की नोक से लेके ऐसा दिखता है। ग्राफाइट इज एन एलोट्रोप, एलोट्रोप ऑफ द कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी पेंसिल को अपने आप लोग क्या करिएगा, घर के जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है उसमें डाल के देखिएगा, एकदम पता चलेगा कि कंडक्शन होता है कि नहीं। मजाक कर रहा हूं, कभी डालना मत, करंट बहुत जोर से लगेगा। रिएजेंट दैट डिसॉल्व्स नोबल गैसेस। ऐसा एक रिएजेंट बताओ जो सारे नोबल गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, उनका धंधा है भैया किसी से न रिएक्ट करना। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, बहुत किसी से नहीं करते। दे आर स्टेबल मोस्ट गैसेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। तो हमारे को मालूम है जो सबको डुबाता है वो है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किससे बनता है हमारा? HNO3 और HCl से। अगर आप 1 ग्राम इसका ले रहे हो तो 3 ग्राम इसका लेना है, तो 1 पार्ट 3 पार्ट, 1 ml 3 ml, अगर दोनों को मिक्स करोगे तो ये एक्वा रेजिया सारी चीजों को डिसॉल्व कर देता है। तो इट इज एक्वा रेजिया 1:3 मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डायग्राम के थ्रू भी आप लोग को याद रखना है। इट डिसॉल्व नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स हम लोग को बोलना था, तो गैसेस नहीं, मेटल्स को, गैसेस मैंने बोला, मेटल्स को करता है। तो नोबल मेटल्स भी जैसे गैसेस में केस के किसी से रिएक्ट नहीं करते, मेटल्स भी किसी से रिएक्ट नहीं करते। वो कौन से मेटल्स है? गोल्ड, पैलाडियम,
प्लेटिनम। सेमीकंडक्टर में आप लोग को बोल दूं मैं, पैलेडियम का भी यूज होता है सेमीकंडक्टर जो चिप्स बनाते हैं हम लोग, और नियॉन का भी करते हैं। और ये दोनों के दोनों कहां से आते हैं, हमारे यूक्रेन और रशिया से। और इसीलिए देखो वॉर चालू होती है इंडिया में, जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको बनाने में दिक्कत आ रही है। जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक पेयर ऑफ सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो एक क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड गोल्ड सल्फर नियॉन को मैच कराना। अब इनका आंसर यहां पे है, पोटेशियम ब्रोमाइड सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुल जाता है। गोल्ड हाई डक्टिलिटी, खींचोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है डक्टिलिटी। सल्फर कंबस्टिबल है, जल जाता है। नियॉन नो केमिकल रिएक्शन, जैसे बोल रहा था थोड़ी देर पहले नोबल गैसेस, इसके पहले नोबल मेटल सॉल्व किए थे, तो नोबल गैसेस है किसी से रिएक्ट नहीं करता। मस्त बंदा है। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ मेटल्स एंड देयर ओर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, बॉक्साइट से क्या निकलेगा हम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम। ये चीजें आप लोग को गवर्नमेंट एग्जाम में भी आती हैं दोस्तों। और कैसेटराइट से टिन, और सिनाबार फेमस को हमारा सोर्स है मर्क्यूरी का सिनाबार, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होती है, चलो बता देते हम लोग। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन, देखो ध्यान से, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स एंड रिफाइनिंग इट कॉल्ड एज द मेटलर्जी। दो स्टेप में है प्रोसेस, लेकिन वो क्या इन्वॉल्व करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, साथ ही साथ इसको रिफाइन करना, साफ सफाई करने को बोलते हैं हम लोग मेटलर्जी। अब स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देखो पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, जिसका मतलब होता है एनरिचमेंट ऑफ द ओर। मतलब समझो ये पूरा पत्थर है और यहीं पे हमारा सिर्फ ओर है, तो ये यहां से एटलीस्ट जो बाहर का हो रहा है इसको निकाल दें, और यही है। अभी इसको भी साफ करना है, इसमें भी इंपॉर्टेंस है। कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, अब इसको मैंने बाहर लिया, इसमें से मेरा रिक्वायर्ड मेटल निकाल लिया, तो ये पूरे के पूरे को कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब जो इफेक्टिव मेटल जहां पे उसी को मतलब निकालो, ओर में से मेटल, एंड रिफाइनिंग, इसकी और साफ सफाई कर दो। तो ये पूरा स्टेप हो जाता है हमारा किसका, एक्सट्रैक्शन का। तो फिर से एक बड़ा सर्कल बना लेना, सेंटर में ये कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस सबको निकालना, तो निकल गया ये। फिर इसमें से क्या निकालना, मेटल, मेटल को और साफ सुथरा करो, और अरे मेटल को तो रिफाइन करेंगे तो प्योर मेटल मिल गया हम लोग को। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, कन्वर्जन एंड हमारा रिफाइनिंग। चलो ओर्स के बारे में क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म ओर्स क्या होते हैं। आजा भैया, तू क्यों मजे अलग लेता है ये। चल, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी extracted conveniently and profitably is known as the हमारा ओर। देखो पहले आते हैं रॉक, रॉक से भी पहले ले चलो तो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स या हिल्स होते हैं। रॉक, रॉक को तोड़ा, हम लोग मिनरल निकालेंगे, और वो मिनरल्स जिनमें से मेरे को दो चीजों से कन्वीनियंटली, मतलब आराम से, टेक्नोलॉजी है, और दूसरा प्रॉफिटेबल रहे निकालना, तो उन्हीं मिनरल्स को सिर्फ ओर्स बोलूंगा। ऐसे रॉक के अंदर बहुत सारे रॉक्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, लेकिन ओर सिर्फ एक ही को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें से मैं प्रॉफिटेबली कोई भी मेटल निकाल सकता हूं। तो समझ लिए, माउंटेन्स, माउंटेन्स में से हम लोग को मिलते हैं रॉक्स, रॉक्स में से बहुत सारे हम लोग को हम अलग अलग मिनरल्स बोलते हैं, लेकिन और उसी को बोलता हूं मैं जिसके में प्रॉफिट हो और कन्वीनियंटली उसे निकाल पाऊं। ओके चलो, अब आ गया एक्सप्लेन द मिनरल्स। देखो, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स दैट अकर इन नेचर अलॉन्ग विथ इंप्योरिटीज आर कॉल्ड एज द मिनरल्स। तो वही बोला, रॉक में से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोग को मिनरल्स मिलता है, इसमें कोई ना कोई जो मेटल चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए तो इसके अंदर, सबके अंदर एल्यूमिनियम है, सबके अंदर एल्यूमिनियम है, तो ये सबके सब क्या है, मिनरल्स हो गए।
अब मिनरल से आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हम लोग को बोलना है और क्या। समझो ये वाले में 20% एल्यूमिनियम है, इसमें 30% है, इसमें 40% है, तो कौन सा मैं चुनूंगा? जी हाँ, ये चुनूंगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि टेक्नोलॉजी इसके लिए नहीं है, तो ये नहीं, ये बहुत कम है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, तो इसी को मैं बोलूंगा, यही मिनरल कोई और बोल दूंगा। ओके, फर्क याद रखना, प्रॉफिटेबल वाला आएगा ओर्स के अंदर। अब गैंगू क्या होता है? एक्सप्लेन द टर्म गैंगू। कचरे जो रहता है ना, कचरा पूरा, उसको गैंगू बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन जब आप लोग करते हो ना, हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बाद ओर में से मेटल करना, तो उसको ना बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, लीचिंग करके आ जाती है, फ्लोटेशन मेथड आ जाता है, तो उसमें ना कचरा आता है, वो कचड़े को बोलते हैं गैंग। ओके, गैंगू इज द अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक रॉक मटेरियल, डस्ट, सॉइल, डस्ट, सॉइल, सैंड, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका या मिका बोलते हैं, प्रेजेंट इन एन ओर। तो किसी भी ओर के अंदर जो देखो ये ओर है, ठीक है, जो मेरी और तेरी ओर है उसमें इंप्योरिटी है, उसी को बोल देंगे गिंगू। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, यूज ऑफ टमारिंड एंड हमारा दैट इज लाइम टू क्लीन द वेसल, ये हम लोग घर पे भी यूज करते हैं, आपको इसी के बारे में लिखना है, साइंटिफिक रीजन लिखना है। लेमन और टमारिंड इज यूज फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल्स टर्न्ड ग्रीनिश। कॉपर वेसल्स आर टर्न ग्रीनिश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट लेयर। तो इनके ऊपर ये ग्रीन क्यों होते हैं? अगर ये ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर बन जाती है। ओके, तो कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना रहता है, उसके वजह से द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन और टमारिन न्यूट्रलाइज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड डिसॉल्व्स द लेयर। तो समझो, ये जो कॉपर कार्बोनेट है, ये क्या है? ये बेसिक होता है। आप लोगों को पता है ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, कोई कोई के एसिडिक होते हैं, कोई के डबल डोल की होते हैं, तो ये बेसिक है। तो इसके सामने मैं अगर एसिड रिएक्ट कराऊं इन एसिड बेस को, तो क्या मिलता है एसिड बेस रिएक्शन से? आप लोग 9th में पढ़ चुके, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन आपके 10th एग्जाम में भी आया था बोर्ड में, इसको ध्यान से लिखना भी है। यही समझाना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज बेसिक, जो सिट्रिक एसिड है किसके अंदर? नींबू के अंदर, और टैमारिंड के अंदर जो एसिड है वो इस बेसिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और वो लेयर इसको डिसॉल्व कर देते हैं और ये लेयर गायब होती है, तो हम लोग को प्योर कॉपर मेटल चमकता हुआ दिखाते हैं। दैट इज व्हाई tarnished copper vessel are cleaned with lemon or tamarind juice to give surface of the copper vessel its characteristic luster। तो देखो यहाँ पे चमकना शुरू हो गया है, ये पार्ट में दिख रहा है चमक रहा है, ये पार्ट नहीं चमक रहा है क्योंकि इसको टैमारिंड से क्लीन किया है। सर गजब यार, क्या डायग्राम रखे हो। चलो, जनरली द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है कि किसी पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। तो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आयनिक बनते हैं आयंस के बीच में अट्रैक्शन से, प्लस और माइनस के अट्रैक्शन से। तो हमको क्या बोल रहा है लेखक? बोलना चाह रहा है बच्चों कि यही जो प्लस और माइनस से बना, इनके बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। लड़का लड़की जो बने इनके बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, भले जमाना बीच में आ जाए। तो वही आग है, तो बोलते हैं आग लगाओ लगेगा नहीं, ये प्यार है बंधन का टूटेगा नहीं। तो इसी को ध्यान रखना है। देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अरे भैया ये कैटायंस क्या है सर? कलर चेंज कर लो, ठीक है। कैटायंस जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, अनायंस जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इसमें जो भी लड़का रहे लड़की रहे, ये दोनों अटैक हो जाते हैं एक दूसरे को और फिर बंधन जुड़ जाता है, तोड़ते नहीं है। These ions are held together by electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में बना है। जैसे आपका Na प्लस है, Cl माइनस है, इनकी दोस्ती हो गई, लव हो गया, ये लव बर्ड हो गए, NaCl हो गया। अब इनको गर्म करो, ऐसे नॉर्मल गर्म देखो कभी गैस में पिघलता है? ये नहीं पिघलता, बहुत टेम्परेचर चाहिए, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन देखो टूटेंगे जरूर, जमाना बीच में आ सकता है, एक लिमिट के बाद तो टूटेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है
टू बी ब्रेक दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन कैटायंस एंड एनायंस के बीच में। हेंस द मेटल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। ये डायग्राम उसी से रिलेटेड है। ये देखो मेल्ट ही नहीं हो रहा है इतनी हीट पे, रखे रहो नहीं मेल्ट होगा। सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, देखो सोडियम भी दिख गया इसी बहाने, और केरोसिन में रखते हैं इसको हमेशा। अब क्यों रखते हैं यही रीजन बताना है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ये ऐसा बंदा बंदी है जो फट से प्यार हो जाता है, इसको देखा नहीं किसी को प्यार हो जाता है, इतना रिएक्टिव है सोडियम। ओके, इट इज वेरी सॉफ्ट बंदा, रियल में सॉफ्ट है। इसको रबड़ देखो आप लोग, रबड़ जिसे आप इरेजर बोलते हो, वैसा रबड़ जैसा सॉफ्ट होता है। इसको देखो कट करके रखा गया है, मतलब इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। तो सोडियम इज वेरी सॉफ्ट बंदा, वेरी रिएक्टिव, देखा नहीं कि प्यार में फंस जाती है, फंस जाता है। तो इट इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो इसको प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, तो घर के उसको अंदर रखा जाता है केरोसिन के अंदर। केरोसिन के अंदर, ताकि वो जो बाहर के बंदे बंदियां हैं जैसे कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन, उनको न देख पाए, न समझ पाए, न रिएक्ट कर पाए, और ऐसे कैसे अपनी जवानी पूरी बिता देगा अगर ये इसके अंदर रहेगा तो। सो सिंपल बातें बोलो, रिएक्टिव बहुत होता है। जैसे ऑक्सीजन और वाटर मिलते हैं दोस्तों ना, ये क्या होता है, जल जाता है, अचानक से आग लग जाती है इसके तन बदन में, सच होता है। एक दोस्त थे हमारे जो क्या किए थे, कॉपर को जस्ट जोक बना के देखो रबड़ ऐसे पॉकेट में डाल लिए थे, तो डाल के तो उस दिन लैब में डाल दिया था, बंद करके रख दिया बैग में। अगले दिन जब आया तो ऐसा घुमा फिरा और बनता है, भाई क्या बोलते हो, तब तक थोड़े दिन में उनके दिल में आग लगी। हम तो सोचे प्यार हो गया, बाद में मालूम पड़ा सोडियम जो था ऑक्सीजन और वाटर जो एटमॉस्फेयर में था उससे रिएक्ट कर लिया था। ओके, सच बात है, सच बात है। If this happens, it will react with moisture present in air and form sodium hydroxide NaOH. This is strongly exothermic reaction. एक्सोथर्मिक मतलब हीट देगा और इसी की वजह से आग लगेगी। चलो, फ्लोटेशन मेथड में पाइन ऑयल का यूज करते हैं। तो ऊपर जो हम लोग को देखो यहाँ पे जो रहता है हमारा पूरा मिनरल जो है, जो हम लोग को चाहिए वो मिल जाएगा, और जो गैंगू है वो नीचे आ जाएगा। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे तीन चीजें रहती हैं। फ्लोटेशन में क्या करते हैं दोस्तों, देखो ये ना घूमता रहता है, ये टर्बुलेशन क्रिएट करता रहता है, और कंप्रेस्ड एयर डालते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी क्या है, ये स्टेबल वाटर के अंदर थोड़ा सा झंझनाहट आए, थोड़ा सा अनस्टेबल हो, और इसी के अंदर पाइन ऑयल डाल के रखे रहते हैं। तो क्या होता है, पाइन ऑयल और ये सब की वजह से गैंगू नीचे और ऊपर, और सल्फर भी हम लोग को नहीं चाहिए, तो ये सब अलग हो गए। ऊपर हमारा और जिसको हम लोग को साफ करना है, बाकी सब गंदगी नीचे। ये हो गया हमारा, दैट इज फ्लोटेशन का। फ्लोटेशन मेथड में यूज करते हैं। देखो, पाइन ऑयल इज हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से ये डरता है। ऑयल है तो पानी से डरेगा ही ना। आप लोग पानी में डाल के देखो, ये पानी है, इसके अंदर डाल के देखो, ऑयल ऊपर तैरता है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। नहीं तो अगर हाइड्रोफिलिक होता, उससे प्यार करता, तो इसके अंदर मिल जाता है, जैसे कि सॉल्ट देखो मिल जाता है। These particles of the metal, the particles of metal sulfide ores which are hydrophobic gets wetted by pine oil. तो गैंगू तो चलो अपने आप नीचे आ गया, कोई कोई ओर में दोस्तों ना सल्फर होता है, और ये सल्फर हम लोग को नहीं चाहिए अभी, मतलब सल्फर के यूज हैं, लेकिन हमको ओर में से मेटल निकालना है, तो बाकी सब कचरा दूर करना है। तो इसमें क्या करते हैं, ये सल्फर हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, तो इसको किस में मिला के, ऐसे पानी में डरता है तो ये भी तो यहीं पे घूमता फिरता रहेगा, तो इसको पकड़ते हैं पाइन ऑयल से, क्योंकि पाइन ऑयल भी क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ये भी है, तो ये दोनों हाइड्रो पानी से दूर भागते हैं लेकिन एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो पाइन ऑयल सल्फर को ट्रैप कर लेता है, जिसके वजह से ये दोनों अलग, हमारा और अलग, और नीचे गैंगू तो वजन के वजह से नीचे आ ही चुका था। फ्लोटेशन मेथड का यही फायदा है। They float with the foam on the surface of water. Thus, by using the property, this property, some of the ores which contains hydrophobic particles in them can be concentrated by flotation. तो hydrophobic particles जैसे कि सल्फाइड and sulfur उनको निकाल सकते हैं। Hence, pine oil is used in flotation method. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं बच्चों। Anodes need to be replaced from time to time during electrolysis of
एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला हम लोग को कमेंट सेक्शन में लिख के दे दो बच्चों फटफट से। ये डायग्राम मैंने क्यों लिया आप लोग के लिए, ये डायग्राम इसलिए लिया है कि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है, दोनों के दोनों कार्बन से बने, बैटरी के वो एंड को जिसको इससे अटैच किया पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, बैटरी का माइनस एंड इससे अटैच किया तो ये माइनस। देखो यहां पे बैटरी लगाएंगे बच्चों, यहां पे बैटरी लगाऊंगा मैं, तो जिससे पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव को लगाया तो ये पॉजिटिव, निगेटिव को इससे लगाया और ये निगेटिव। तो देखो ये भी कार्बन से ही बना है, ये पूरा का पूरा देखो कार्बन से, ये भी कार्बन से, बस पॉजिटिव निगेटिव कैसे हो गए दोस्तों, बैटरी को जो एंड से जिससे ज्वाइन किया वो पॉजिटिव, जिसको निगेटिव किया वो निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला बिकम्स हमारा कार्बन एनोड और ये वाला जो निगेटिव हो जाता है हमारा कार्बन कैथोड। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो कार्बन की ये सब इनको टाइम से टाइम हम लोग को साफ करते रहना चाहिए, और एनोड्स को स्पेसिफिकली यहां को बार बार साफ करना चाहिए। ऐसा क्यों, कई बच्चे ऑलरेडी आंसर जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना ग्रेफाइट रॉड इज यूज्ड एज एनोड। ये ग्रेफाइट के रॉड सी हैं, मैं बोल रहा हूं ये भी ग्रेफाइट से बने, लेकिन क्या बैटरी के निगेटिव से, लेकिन बैटरी के पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम हमारा एनोड। सो ये क्या हो जाता है, हमारा ग्रेफाइट से बना था, इसको एनोड बोल दिया। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। तो जब Al2O3 को तोड़ते हैं बच्चों, Al2O3 को, तो यहां पे एल्यूमिनियम आके जमा होता है इसके पास। देखो Al2O3 को जब जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा, Al निकलेगा और O3 दैट इज O2, O3 नहीं निकलेगा, O2 इसके पास आता है, O2 इसके पास आके जमा होता रहता है। O2 किसके पास, एनोड के पास, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये O2 बन जाता है। एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता है, Al+3 चार्ज होता है उसके ऊपर बच्चों, तो ये आके इसके पास जमा होता है और यहीं पे हम लोग ऐसा एक साइड का वेंट बना के रखते हैं जिससे कि एल्यूमिनियम बाहर आता है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। फॉर्मूला एल्यूमिना का Al2O3। तो एनोड पे कौन गया, ऑक्सीजन, कैथोड पे कौन गया, एल्यूमिनियम। दिस गैस रिएक्ट्स विद ग्रेफाइट रॉड्स एट एनोड एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये ऑक्सीजन यहां पे थे, ये ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं बैठा रहता, ये क्या करता है, ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है, किससे बना हुआ है, कार्बन से, सब कार्बन, यहां पे कार्बन कार्बन बहुत सारे हैं कार्बन। तो ये इन कार्बन को तोड़ के O2 कंबाइन होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, CO2। और thus the graphite rods are continuously eroded, hence एनोड्स आर रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। तो देखो ये कार्बन को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो कार्बन कम होगा, तो ये रॉड इतनी मोटी थी, एंड में रह जाएगी इतनी पतली सी, इसकी पतली कमरिया हो जाएगी, ये भी पतली कमरिया मोरी हाय हाय गाने पे डांस करने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब ये थोड़ा सा ऐसे पड़ा रहेगा, टुकड़ों में झर जाएगा, ऐसे गायब हो जाएगा, फिर तो ये प्रोसेस पूरा रुक जाएगा। तो क्या बोलते हैं, बैटरी को 2 मिनट के लिए बंद करो, ये रॉड जो पतला होगा उसको निकालो, दूसरा ग्रेफाइट का रॉड लगाओ, फिर से शुरू करो। तो इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कॉपर कॉइन इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट solution, a glitter appears on the coin after some time. Why does this happen? Write the chemical equation. Why does it happen? बोलो बच्चा। आप लोग की जिंदगी देखो ऐसे ही खराब कर रहे हैं लोग। देखो ये 3 डायग्राम है, दिस इज फर्स्ट डायग्राम, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। पहले मैंने कॉपर लिया है, ये जो सोल्यूशन आप लोग पानी जैसा देख रहे हो ना, पानी नहीं है, दिस इज AgNO3, AgNO3, AgNO3। तो देखो यहां पे कॉपर रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, डिप किया, देखो एक लेयर बैठ गई, यहां पे लेयर बैठ गई। ओके, यही चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि ये आता कैसे शाइन, तो यही हमारा रिएक्शन हो जाएगा। देखो यहां पे AgNO3 कॉपर, तो CuNO3 और Ag फ्री हो जाता है। तो अब इसको समझा भी देते हैं, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, हेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। तो Cu ने हटा दिया AgNO3 को और बना दिया CuNO3 और Ag मेटल फ्री हो गया। When copper coin is dipped in silver nitrate solution, it forms copper nitrate and silver metal. Copper nitrate and silver metal. A shining white deposit of silver metal is formed on copper coin. तो यही जो सिल्वर है ये यहां पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कॉपर AgNO3, तो ये इसको रिप्लेस किया CuNO3, तो Ag किधर गया, Ag इसके ऊपर आ गया। समझे सर, गजब, ये सब डायग्राम हमारे टीचर्स नहीं बताते थे। द ग्रे सॉलिड क्रिस्टल ग्लिटर्स ऑफ Ag, देखो ग्रे कलर का मेटल अपीयर्स ऑन द कॉपर कॉइन एंड सोल्यूशन टर्न्स ब्लू इन कलर। सोल्यूशन जो आगे चल के देखो धीरे धीरे ब्लू होता जाएगा हमारा। और ये ब्लू क्यों होता है, नीला पानी पानी, क्योंकि कॉपर उसमें डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट उसके अंदर बन रहा है और इसी की वजह से वो ब्लू होता चला जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपके साथ थोड़ी सी कबड्डी खेल दे, पासा पलट दे, बोले कि जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्यूशन AgNO3 जो पहले सिल्वरिश या कलरलेस था वो ब्लू होते जाता है। व्हाट इज द रीजन? आप बोलोगे अत्तरी हमने तो पढ़ा था कि ये जो ग्रे कलर का होते जाता है ये ब्लू कैसे हो रहा है। तब याद आएगी बिलियन एजुकेशन की वो कहानी जो हम आपको अभी बताई हैं। ठीक है, बताए हैं। धीरे से जेंडर क्यों चेंज हो गया। चलो देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल A is 281। ये देखो आप लोग को सेकंड चैप्टर से आ जाएगा, इजी है। दैट ऑफ मेटल B is 282। Which of the two metal is more reactive? Write their reaction with dilute hydrochloric acid। बढ़िया आंसर है, 4 मार्क के लिए आ जाएगा। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन एंड देन इंक्रीजेस फ्रॉम फास्फोरस टू क्लोरीन। ये हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं। अगेन सेकंड चैप्टर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। द केमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल A जिसका 281 है, दैट इज 2 + 8 + 1 11 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम मेटल है, और जिसका 282 है दैट इज 12 इज मैग्नीज, अरे मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं सॉरी, मैग्नीज तो हमारा डी ब्लॉक का है, मुंह से निकल गया गलती से, जबान फिसल गई हमारी, मैग्नीशियम है। तो अब इनका रिएक्शन हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिखना है। अच्छा पहले बताना ज्यादा रिएक्टिव कौन है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड सोडियम एंड देयर इज वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इट कैन लूज इजिली टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, सो इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल। अब कहानी देखो ऐसी है, ये मैंने तब भी बताया था अब भी बताता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 की तो कहानी नहीं है, 8 बहुत स्टेबल है, 8 स्टेबल है। देखो दोस्तों, बीच वाला जो यहां से लेके 4 के बाद है, ये 4 सिर्फ शेयर करता है, जैसे कार्बन, ये जब बॉन्ड बनाएगा दोस्तों शेयरिंग से बनाएगा, तो बिकॉज इट नो शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि इनको 8 करना है, तो ये 4 देने से अच्छा है 4 सामने कोई और पकड़ ले, 4 बॉन्ड बना ले, शेयर करता है। इसके पहले वाले दोस्तों क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हो, मतलब बाहर वाले शेल में देखो 2 है, तो पहले शेल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे, ठीक है, ये मैंने 6 बना दिए, लो 8। इसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया। अगर यही मैग्नीशियम बनाना चाहो तो 2 रहेंगे उसके अंदर ऐसे। तो देखो, एक पहले सोडियम के केस में कितना है बाहर, 1 है, मैग्नीशियम के केस में कितना है, 2 है। तो आपको बताओ हड़बड़ी किसको है, रिएक्टिव वही होगा जिसके पास ज्यादा हड़बड़ी है। इसको 2 लूज करना है, इसको 1 लूज करना है, कौन सबसे फट से लूज कर देगा, 1 वाला। दैट्स व्हाई सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। 2 वाला पहले 1 करेगा फिर दूसरा वाला करेगा, तो दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, ज्यादा इसमें एनर्जी लग जाएगी। दिस इज वेरी इजी।
तो सोडियम बहुत, जो भी कम एनर्जी में हो जाए वो बहुत रिएक्टिव चीज होती है, जो कम एनर्जी में होती है उसको रिएक्टिविटी बहुत होती है, तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। सेकेंड एलिमेंट मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट इजी फॉर एटम टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सो मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। अब मुझे बताओ ये क्यों बोल रहे हैं कि इसको टफ है, इसको टफ क्यों गिर रहा है? तो सिंपल सी थियरी दोस्तों, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि फ्री के पैसे बट रहे हैं, फ्री के इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं, इसको अंदर से पॉजिटिव प्रोटॉन खींच के रखे हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाहते, तो सोचो 2 को पकड़ के रखे, तो कम से कम एक के लिए तो एनर्जी बाहर निकल गया, अब दूसरा वाले को और खींचेंगे, क्योंकि पहले उसको सिर्फ कितने खींच रहे थे, 12 वाले, जो हमारे 12 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन खींच रहे थे। अब देखो एक समझो मैं बोलता हूं निकाल दिया मैग्नीशियम का, अब 11 इलेक्ट्रॉन को 12 लोग खींच रहे हैं, दूसरे वाले के लिए और एनर्जी लगेगी। वहीं सोडियम का केस लेते हैं, 11 लोग इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, एक निकल गया बस खत्म। तो जो इजीली निकल जाए वही रिएक्टिव है, तो इजीली सोडियम निकलता है। ओके, रिएक्शन Na और HCl के साथ बताना है, तो ये क्या करेगा, देखो रिप्लेस करेगा, Na इज वेरी वेरी रिएक्टिव, तो H को हटा देगा, H2 बन जाएगा, बैलेंस नहीं है Na, और ये हो जाएगा हमारा NaCl। इसको बैलेंस कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, सो इट बिकम्स हमारा 2NaCl, तो ये बैलेंस हो गया। MgCl2, यहां पे सिर्फ इसको 2 करिए, तो MgCl2H2, दिस इज कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में बैलेंस्ड ही लिखिएगा। चलो आगे बढ़े। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो मैंने जानबूझ के ये मेथड लिया दोस्तों, आपके बुक वाला भी ले सकता है, लेकिन आपको ड्रॉ करना है। फाइनली ग्राउंडेड ओर, तो बहुत अच्छे से पीसा गया हमारा ओर है, ये कन्वेयर बेल्ट है हमारा, ये मैग्नेटिक रोलर्स हैं 2, तो ये मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, सॉरी दिस इज नॉन मैग्नेटिक रोलर, दिस इज मैग्नेटिक रोलर, दिस इज कन्वेयर बेल्ट। 2 तरह के डब्बे रखे आपने, नॉन मैग्नेटिक वाला आगे आए गिराना, मैग्नेटिक वाला पीछे गिराना। ओके सिंपल से, तो ये क्या लिखोगे, नॉन मैग्नेटिक रोलर, और इसको ध्यान से लिख देना, लिख ही देता हूं, दिस इज कन्वेयर बेल्ट, ये जो दिख रहा है ये कन्वेयर बेल्ट है, एंड दिस इज नॉन मैग्नेटिक रोलर। एक मैग्नेटिक होता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक यहां पे लाना, नॉन मैग्नेटिक यहां पे लाना, हो गया। चलो फ्लोटेशन मेथड, ये हमने पहले भी किया था, ये आप लोग का यहाँ पे आ भी गया। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ ये एल्यूमिना, तो ये सब डायग्राम आप लोग को हो जाएंगे, हम लोग के कोई दिक्कत नहीं है, बुक में से भी कर लोगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन वो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर समझ में आएगा इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने संग संगिनियों में से फैलाएगा, बोलिए कि एक कारवां चालू है, बिलियन एजुकेशन पे जाइए, फ्री में पढ़िए, और शानदार चीज़ें शानदार तरीके से एकदम फुर्सत में पढ़िए, बिकॉज दिस इज अ कोर्स, दिस इज नॉट टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ वहाँ, दिस इज कंप्लीट कोर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।